गति 100 प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले अब थोड़ी चिंता पैदा कर रहे हैं। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में और केरल में इसका एक और केस सामने आया। दिल्ली का यह तीसरा मामला है और इसमें संक्रमित व्यक्ति का हालिया विदेश यात्रा का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। इसके बाद देश में मंकी पॉक्स के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ सकती है। इन पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के संपर्क में आए 50 लोगों के नमूने लिए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इनमें से कई लोगों में इसके लक्षण देखे जा रहे हैं। स्वाभाविक ही सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। अभी से बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं। न केवल अस्पतालों में स्टाफ को इसके लिए तैयार किया जा रहा है, बल्कि मंकी पॉक्स के संदिग्ध और कन्फर्म मामलों के लिए अलग अलग रूम रिजर्व रखने को भी कहा गया है। इसके लिए वैक्सीन तैयार करने के मोर्चे पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वैसे तो मंकी पॉक्स के वायरस स्मॉल पॉक्स के वायरस परिवार से ही आते हैं, इसलिए स्मॉल पॉक्स टीकों के कारगर होने की बात कही जा रही है, लेकिन दुनिया भर में इसकी कमी को देखते हुए भारत में स्वनिर्मित टीकों के विकास की संभावनाएं खंगाली जा रही हैं। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के CEO अदार पूनावाला की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से हालिया मुलाकात के बाद इस देश में तेजी से प्रगति की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से भी कहा गया है कि वे अपने यहाँ एयरपोर्ट पर जांच की प्रक्रिया तेज करें और संक्रमित पाए गए लोगों को उड़ान की इजाज़त न दें। मंकी पॉक्स अब भी विदेश में कहीं ज़्यादा गंभीर रूप में है। इसके दुनिया भर में अब तक करीब 23,000 मामले सामने आए हैं, जिनमें से ज़्यादातर यूरोपीय देशों में पाए गए हैं। इंसानों में पहली बार 1970 में पाई गई यह बीमारी पिछले 5 दशकों के दौरान मुख्यतः अफ्रीकी देशों तक ही सीमित रही। इस बार पता नहीं कैसे यह दुनिया के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेते हुए कई महादेशों तक फैल गई है। WHO ने पिछले दिनों इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित करते हुए भी कहा था कि इसके संक्रमण के तरीकों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। हालांकि जितनी जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक इंसानों में इसके संक्रमण के लिए संक्रमित व्यक्ति के साथ बेहद करीबी संपर्क आवश्यक बताया जा रहा है। इसलिए इसका फैलाव रोकना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ज़रा सी सावधानी और अनजाने या संदिग्ध व्यक्तियों से दूरी रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करें कि कोरोना के खिलाफ चली लंबी लड़ाई के अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए
इस वायरस के बेकाबू होने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। अमेरिका में लोअर हाउस जैसे भारत में लोकसभा है कि स्पीकर नैन्सी पेलोसी मंगलवार को ताइवान पहुंची। वहां उन्होंने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन से कहा, आज अमेरिका का ताइवान के साथ खड़ा होना पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके बयान के निशाने पर चीन था और उसने इसका जवाब भी दिया। चीन ने ताइवान के करीब एयर स्पेस में किसी भी एयरलाइंस को आने से मना किया है और वह इस हफ्ते उसके चारों ओर सैन्याभ्यास करने जा रहा है। यानी अमेरिका और चीन के खराब रिश्तों का एक और दौर शुरू हो गया है। इससे पहले यूक्रेन युद्ध में रूस के समर्थन को लेकर पहले से ही तनातनी बनी हुई थी। हालिया घटनाक्रम से दोनों के बीच शीत युद्ध के गहराने के भी आसार हैं, जिसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से हुई थी। पेलोसी अप्रैल में ही ताइवान जाने वाली थी, लेकिन उन्हें कोविड हो गया। इस वजह से उन्होंने अगस्त में ताइवान जाने की योजना बनाई। पहली बार फाइनेंशियल टाइम्स ने यह खबर दी तो इस पर चीन ने अमेरिका को वार्निंग दी। अमेरिकी सरकार में भी एक वर्ग पेलोसी को इस यात्रा को लेकर फिक्रमंद था। जुलाई के आखिर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि मिलिट्री नहीं चाहती पेलोसी ताइवान जाएं। बाइडन सरकार के कुछ अफसरों ने तो कहा था कि इस यात्रा से अमेरिका और चीन में सीधा टकराव हो सकता है। बाइडन के बयान के एक दिन बाद पेलोसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा किया कि वह ताइवान जाकर रहेंगी। उन्होंने कहा था, हमें ताइवान का सपोर्ट करना चाहिए, यह हमारे लिए अहमियत रखता है। चीन ने बाइडन का बयान आते ही इस यात्रा को लेकर चेतावनी दे दी। अमेरिका की मुश्किल यह थी कि बात खुलने के बाद वह पीछे हटता तो इससे यह संदेश जाता कि वह चीन की धमकी से डर गया है। इसलिए पिछले सोमवार को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन कर्बी को कहना पड़ा, अमेरिका को किसी देश की धमकियों या संभावित कदमों की दबिश में नहीं आना चाहिए। पेलोसी की यह अहम यात्रा है। हमसे जो भी बन पड़ेगा हम उनके लिए करेंगे। बात चुनावों में वोटरों को लुभाने की हो या फिर अधिक से अधिक समय तक सत्ता में बने रहने की, मुफ्त का सब्ज बाग दिखाना सफलता का शॉर्टकट बन गया है। इसे जीत की गारंटी माना जाने लगा है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। हाल के दिनों में राजनीति के इस ट्रेंड के खतरों को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हुई है। बहस की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने मुफ्त की रेवड़ी की बात कहकर इस बहस को उठाया। फिर इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह इस मामले में कोई गाइडलाइन बना सकती है। दरअसल श्रीलंका में ध्वस्त हुए आर्थिक व्यवस्था और उसके बाद उपजी अराजकता ने इस चिंता बढ़ा दिया है। बात यह सामने आई है कि अगर सरकारें संतुलित और व्यवस्थित तरीके से आर्थिक सिस्टम को
कंट्रोल नहीं करेगी तो आने वाले समय में श्रीलंका जैसे हालात कहीं भी बन सकते हैं। सवाल है कि क्या इससे तमाम राजनीतिक पार्टियां और सरकारें सीख लेंगी। स्टॉप।